हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 10 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हम लोग चलते हैं अपने पिछले क्लास में हम भाग 3 में अनुच्छेद 22 तक अनुच्छेद 22 तक पढ़े थे। 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 22 तक पढ़े थे। अब इसमें हम लोग आगे 23 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। इसे देख लेते हैं कि तीसरा मौलिक अधिकार जो हम लोग का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में कहता है कि बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी यानी बिना वेतन का काम पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, बिना पैसा दिए आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर बात आएगी राष्ट्रीय सुरक्षा की, यानी अगर देश की बात आएगी, तो बिना पैसा दिए हुए और आपकी इच्छा हो या न हो, आपको काम करना पड़ सकता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कामों में न लगाएं, नहीं लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब चौथी प्रकार की जो हम लोग की मौलिक अधिकार है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान यानी तलवार जो छोटा हथियार जो रखते हैं, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। कैसी स्वतंत्रता? तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, कैसी स्वतंत्रता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। यानी जो लोग मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग अपना दुर्गा पूजा मनाते हैं, रोड पे पंडाल गाड़ते हैं, तो ये सब अनुच्छेद 26 के तहत हम लोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका पैसा, अगर आप कमा रहे हैं और आप अगर दिखला रहे हैं कि आपका पैसा किसी धार्मिक क्षेत्र में जा रहा है, किसी ट्रस्ट में जा रहा है, किसी मंदिर में जा रहा है, तो उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई स्कूल सरकारी है, संस्था सरकारी है, कॉलेज सरकारी है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 28। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि स्कूल में अगर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है तो वो धार्मिक हो गया और उस पर आप कंप्लेन कर सकते नहीं। तो संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने पांचवी प्रकार के मौलिक अधिकार की तरफ। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आपको पांचवा क्या अधिकार देता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। खास करके अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? डायरेक्ट पूछ सकता है कि अनुच्छेद 29 में किसकी चर्चा है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप इस कास्ट के हैं, हम आपको इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में, इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो जाएगा और आप पे कंप्लेन हो सकता है, केस हो सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, जो कुछ माइनॉरिटी है वो चाह रहे हैं कि नहीं हम फलना है, मेजोरिटी में है ये लोग, इनके साथ बैठ के ना पढ़े, तो वो अल्पसंख्यक को सरकार पैसा देगी कि आप अपना पसंद का संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 31। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है।
जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि पहले इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का जो छठा था, 19 का 6वां पॉइंट 6 पॉइंट में अर्जित संपत्ति की चर्चा की थी, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। इस बात को अगर याद होगा आपको, तो अनुच्छेद 19 में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, उसमें से एक को हटा दिया गया था, छठा को, जो कि संपत्ति का अधिकार था। तो वहां वो जो है अर्जित संपत्ति, कहने का मतलब कि अगर आप कमा रहे हैं, आपके द्वारा अगर संपत्ति जो लिया गया है वो आपकी अर्जित संपत्ति हुई, और आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनका अगर संपत्ति है तो वो पैतृक संपत्ति, उसकी चर्चा 31 में थी, और आपके द्वारा अर्जित किया गया संपत्ति की चर्चा 19 के 6 में था। ठीक है, और ये दोनों को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था। कहने का मतलब है, मौलिक अधिकार तो हमारा कोई नहीं छीन सकता, ना तो सरकार छीन सकती है, ना जनता से छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार जो है, कानूनी अधिकार जो है, इसको जनता नहीं छीन सकता है। ठीक है, लेकिन सरकार ले सकता है। आप मान लिया आपका यहाँ जमीन पड़ रहा है, इधर से रोड बन रहा है, ठीक है, और बीच में आपका जमीन पड़ रहा है, आप चाह रहे कि नहीं दे, लेकिन अगर सरकार चाह गई तो आपका ये जमीन ले लेगा, आपको इसके बदले मुआवजा देगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर मौलिक अधिकार जब था, तो यही व्यवधान आ रहा था, सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा था। आगे हम वही बात बताएंगे, सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा था, जिस कारण सरकार को दिक्कत हो रही थी। अब ये रोड ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, या ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, या फ्लाईओवर बनाएगा, फ्लाईओवर भी नहीं बना सकता है बिना इसके परमिशन के, जिसका जमीन है। तो इस प्रकार से दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण 44वां संविधान संशोधन करके इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर आपका मौलिक अधिकार किसी प्रकार से हनन हुआ, ठीक है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट सीधे जाइए, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करता है, यानी याचिका, रीट, याचिका या समादेश जारी करता है। ठीक है, कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है, तो उस पर यह कानून लागू होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर सही से काम नहीं कर रहा है, सॉरी, ये परमादेश का है, ये परमादेश का है। परमादेश का है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर ये लागू होगा। उसको सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि अपने काम को अच्छे से निर्वहन करे, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि क्या कहलाता है, अगर कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है, बंदी बनता है, तो बंदी बनाने वाली अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया जाए। और कैसे पेश किया जाए? तो सशरीर पेश किया जाए। ठीक है, सशरीर 24 घंटों के भीतर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाए। और ये जो रीट है, ये 5 रीट, इसमें सबसे बड़ा स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उससे यह पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ही काम कर रहे हैं, और जब तक वह जवाब नहीं देगा, तब तक उस कार्य को आगे वो नहीं कर पाएगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण,
ये दोनों है कि ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुनाता है, तब प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये सब लाया जाता है। ठीक है, कुछ नोट्स है। अंबेडकर जी जो थे, भीमराव अंबेडकर, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना। इस चीज को आप लोग गौर से पढ़िएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था और किस भाग को संविधान की आत्मा कहा? तो प्रस्तावना को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन पूछे किस भाग को संविधान की आत्मा कहा और अनुच्छेद 32 दे तो सीधे अनुच्छेद 32 मत मार दीजिएगा, प्रस्तावना। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार का रीट जारी किया, तो इसे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, ऐसे नहीं। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ अफस्पा, एक्सनल फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अनुच्छेद 35, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। अनुच्छेद 35 में क्या है? तो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उनको लागू होने की विधि की चर्चा है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। वर्तमान में 6 बचे हुए हैं। ठीक है, पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। ये कटकुट का ही निशान है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 31 में है, जो कि समाप्त कर दिया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए कि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का ए, 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए। ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों के लिए है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार या कौन से अनुच्छेद नहीं, उससे पूछे जाते कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को मिलते हैं या दोनों को मिलते हैं, भारतीय और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। तो पिछले क्लास में जो रिवीजन क्लास किए थे उसका रिवीजन थोड़ा कर ले। किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो सोनीपत। कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा? तो भारत। नेसोलिंक्स बनाबिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई? पश्चिम बंगाल। किस देश के कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया? तुर्की। किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? लास्लो क्रास्जना होरकाई। किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुभांशु शुक्ला। किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया? पलाऊ। हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मेघालय उच्च न्यायालय में किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? कोलकाता। हाल ही में 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुसुमु कितागावा। ठीक है, रिचर्ड रॉबसन और उमर ए यागी। चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2025 में भारत में शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, तो ये है आपके मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं।
ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर में, अमीर की लिस्ट में अगर देखा जाए तो टॉप 10 में ये आते हैं, टॉप 10 में ये आते हैं, और भारत में देखा जाए तो सबसे टॉप पर है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए अडानी और अंबानी में टॉपर का कंपटीशन हमेशा चलते रहता है। ठीक है, उसमें फिलहाल हुरून रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पे है। ठीक है, मुकेश अंबानी 2025 की हुरून रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अमीर व्यक्ति बने। उनकी कुल संपत्ति 9, सॉरी यार, ये साला, सॉरी दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि उनकी कुल संपत्ति 9.5 लाख करोड़ रुपए, 110 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विंग्स ऑफ वेलोवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये हैं स्वप्निल पांडे। यह पुस्तक भारतीय वायुसेना के कर्मियों की वीरता और बलिदान की कहानियों पर आधारित है। लेखक स्वप्निल पांडे ने इसमें वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया है। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया है, तो इस किताब में वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। चलिए बात करते हैं हाल ही में लॉन्च पुस्तक के बारे में। आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल, जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक है। इटली के पीएम है, इनका पुस्तक कुछ ही दिनों में भारत में भी लॉन्च हो जाएगा। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी वाई चंद्रचूड़, डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय, इन प्रेज ऑफ कॉलिजन पॉलिटिक्स, मनोज के झा, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबदा राज, जय कुमार, वुमेन लाइफ फ्रीडम, मरजाने सत्रापी, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जेसिंदा अर्डर्न, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, पूजा पुजारा, द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वाटसन, व्हाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, लियो लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन, ट्वेल्थ फेल अनुराग पाठक, नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ resilience एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रश्दी। ठीक है, टॉम ऑफ सेंट, गीतांजलि श्री, टाइम शेल्टर जॉर्जिया गोस्पोडिनोव, कैरोश जेनी एर पेनबेक, और हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि बानू मुश्ताक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी 2025 के विनर है। सॉरी, 2025 के विनर ये हैं। ये आपको 2024 के हो गई, ये 2023 की, और ये 2022 की। ठीक है, तो ये चारों जो है 22, 23, 24, 25 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड के विजेता है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये अबू धाबी में। ठीक है, 2025 का आईयूसीएन सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित होगा। सम्मेलन में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। अभी सम्मेलन हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो इसका फैक्ट और थीम पूरी तरह से ऐड करके हम लोग देखेंगे। अगर दुबई की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही बनने जा रहा है। कहां? दुबई में। ठीक है, अबू धाबी तो इसका आंसर है, लेकिन अबू धाबी में भी अगर देख ले तो आईटीआई
आईआईटी दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली देश के बाहर अपना पहला सेंटर जो है अबू धाबी में ही खुला है। सॉरी, देश के बाहर पहला सेंटर जो है कहाँ, अबू धाबी में ही खुला है। ठीक है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल तथा सागर माथा संवाद जो है 2025 सागर माथा संवाद यहीं पे हुआ है। ठीक है। नई दिल्ली, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि रायसीना डायलॉग 2025, रायसीना डायलॉग 2025 जो है कहाँ हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है। कुछ इवेंट और समिट को देख ले हम लोग। तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली, पांचवा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 चेन्नई तमिलनाडु, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड, 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका, दूसरे बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 51वां वार्षिक जी शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा, ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशानवे तजाकिस्तान, वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र, 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल, एससीओ समिट 2025 चीन, COP30 ब्राजील में, बिमस्टेक 2025 का आयोजन थाईलैंड में, ब्रिक्स समिट 2025 ब्राजील में, सागर माथा संवाद काठमांडू जो कि अभी भी बताए, रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली दिल्ली अभी देखे, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान, विश्व शिखर सम्मेलन 2025 विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है। तो ये है आपका ज्योति योजना। ठीक है। देखिए, प्रवासी बच्चों का मतलब हुआ कि जिनका एक जगह पर ठिकाना नहीं है, ये आज यहां तो कल वहां, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर निरंतर पलायन करते रहते हैं। ठीक है। बेसिकली उन्हीं के लिए केरल सरकार ने ये योजना लाई है। इसका उद्देश्य है एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है। कभी राय कि ज्योति योजना का उद्देश्य प्रवासी भारतीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में अगर कुछ आपको याद हो तो हम बताए थे कि डिजिटल क्या कहलाता है, हाँ, डिजिटल साक्षरता वाला देश का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य डिजिटल साक्षरता वाला केरल ही है। ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही देश की पहली एआई टीचर, वहीं पे लॉन्च हुआ था तिरुवनंतपुरम में, और इसका नाम क्या था, आइरिस, जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह है आपका 10 अक्टूबर। इसका थीम क्या है, सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या है क्या? तो जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, अपने मन को, भावनाओं को, व्यवहार पर काबू नहीं रखता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोगी कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट अगर देख ले तो 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, यानी अपनी इच्छा से आप रक्तदान दे सकते हैं, इसके लिए डे बनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, बाकी तो आप दो जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री दिवस, गांधी जयंती। 3 अक्टूबर विश्व पर्यावास दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है।
9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री ने यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। उनका नाम बताएं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था उसके बाद पहली बार भारत में कहां के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यूएनएससी से अनुमति के बाद भारत में आ रहे हैं। उनका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन है? ये है आपके हिब अमीर खान मुताकी। कौन है? अमीर खान मुताकी। ठीक है, ये पहली बार है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर 2021 में काबुल में सत्ता संभालने वाले तालिबान शासक के किसी नेता की मेजबानी की है। भारत में 9 अक्टूबर 2025 को उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान, अफगानी। ऑपरेशन देवी शक्ति, अगर आपको याद होगा तो 2021 में जब यहाँ पे तालिबानी शासन आया था, तालिबानी शासन करने लगा था अफगानिस्तान में, तो वहां पे फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ठीक है, पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 812 लोग मारे गए और 2817 लोग घायल हुए। अफगानिस्तान के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया। यहाँ आपका बगल में हो गया ये पाकिस्तान और इसके बगल में ये हो गया अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट। जेनजी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये बने रुपिन फोर्टनेट जाफी संबो। ठीक है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री रजोइलिना इनको शपथ दिलाए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, इनको शपथ दिलाए। इनका नाम तो अभी पढ़े हम, रुपिन फोर्टुनेट जाफी शंबो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मेडागास्कर को देख लिया हम लोग मैप से। मेडागास्कर ये हो गए, इसकी राजधानी हो गई एंटानानारिवो, मुद्रा हो गया मालागासी एडियडी, आबादी अप्रॉक्स 3.19 करोड़, राष्ट्रपति एनरी राइजोइलिना। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, 2025 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, यह वार्षिक $10,000 का पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा रामानुजन से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2025 का इनको दिया गया। अगर हम डॉक्टर अलेक्जेंडर डन की बात करें तो इनको कब मिला था? 2024 में। इन्हें भी याद रखिए क्योंकि आजकल एग्जाम में पीछे का भी करंट अफेयर पूछ दे रहा है। यह जो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है, यह मैथ्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग मोहनलाल को देखें तो इन्हें हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे क्योंकि इसे हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया? लिथोई चनमबम चनमबम चनमबम। ठीक है, लिथोई चनमबम ने जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पेरू के लीमा, कहा में आयोजित हुआ था? पेरू के लीमा में आयोजित हुआ था। इस प्रतियोगिता में महिलाओं को 63 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता। 19 वर्षीय जुडोका ने कांस्य पदक के मुकाबले में नीदरलैंड की
जोनी गिलीन को हराया था। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स का करंट अफेयर देख ले। तो वनडे में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, 143 विकेट 112 पारियों में। शैलेश कुमार ऊंची कूद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 गोल्ड मेडल लाए थे। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण सेंट्रल जोन जीता। सीए सीएएफए नेशंस कप 2025 भारत ब्रॉन्ज। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 भारत। फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबलेंका। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान मनु भाकर कांस्य पदक कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने कॉनकेकेफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता? मैक्सिको। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 133वां। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर और सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने प्रवाल अनुवांशिकी विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है? ठीक है, तो ये है आपके फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस ने जलवायु खतरों के बीच प्रवाल का मतलब हम कोरल रीफ का बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रवाल अनुवांशिकी विविधता को संरक्षित करने और रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया। यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है जब वैश्विक प्रवाल आबादी जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में है। ठीक है, प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के वैज्ञानिक संस्थानों के बीच एक बहुराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं पिछले क्लास का जो होमवर्क था उस पे। तो किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यह है आपके आंध्र प्रदेश। किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? कौन? डीआरडीओ। भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हराकर जीता? तो ये आपका होमवर्क है। और एक दूसरा होमवर्क आपका है, किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये दोनों क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल का आपका जीके का टॉपिक होगा पॉलिटी में आर्टिकल 36 से 51, यानी ये होगा भाग 4। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इस क्लास का फायदा हो। धन्यवाद।